नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के सैद्धांतिक विषय की पाठचर्या में अंकित प्रसंग डीजल इंजन कूलिंग सिस्टम पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। डीजल इंजन शीतलन प्रणाली का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीजल इंजन कूलिंग सिस्टम। पहला है इंजन के तापमान को कार्यकारी अर्थात आदर्श तापमान बनाए रखना। दूसरा, इंजन के घटकों के आयतन के प्रसार में स्थिरता प्रदान करना। तीसरा, इंजन की अतिरिक्त गर्मी निकालना। चौथा, इंजन की यांत्रिक दक्षता बढ़ाना। यह दो प्रकार का होता है। डीजल इंजन कूलिंग सिस्टम जिस प्रकार हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए वायु और जल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ऑटोमोबाइल डीजल इंजन के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए शीतलन की आवश्यकता होती है। शीतलन प्रणाली दो प्रकार के होते हैं। पहला वायु शीतलन प्रणाली, दूसरा जल शीतलन प्रणाली। जल शीतलन प्रणाली दो प्रकार के होते हैं। थर्मोसाइफन प्रणाली, दूसरा बलकृत जल शीतलन प्रणाली। वायु शीतलन प्रणाली। पहला एयर कूलिंग सिस्टम। इस प्रणाली में इंजन के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए हवा का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक व हेड की बाहरी सतह पर पतले पतले टेपर फिन्स बने होते हैं। यह ब्लॉक और सिलेंडर हेड तांबा, एल्युमिनियम और स्टील मिश्र धातु का उपयोग उनकी बेहतर तापीय चालकता के कारण गर्मी स्थानांतरण को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, यह एयर कूल्ड इंजन है। सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड के चारों तरफ आप देख रहे हैं पतले पतले फिन्स बने हुए हैं और यह सिलेंडर ब्लॉक है। इसका यह इधर एयर फ्लो दिख रहा है आपको। ये टेपर फिन्स किनारे से लगभग नुकीले व अंदर की तरफ उनकी मोटाई बढ़ती जाती है, जिससे सिलेंडर ब्लॉक व हेड का वायु के साथ संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, जिस कारण से सिलेंडर के अंदर उनकी उत्पन्न गर्मी फिन्स के मोटे सिरे से पतले सिरे की ओर आती रहती है, जो कि ठंडी हवा के संपर्क से शीघ्र ठंडे होते रहते हैं। यह सब एक वैज्ञानिक नियम के अनुसार होता है, जिसमें पतली धातु मोटी धातु की तुलना में शीघ्र ठंडी हो जाती है, इसलिए इसे एयर कूल्ड सिस्टम कहते हैं। चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, यह फिन्स है, अंदर की तरफ मोटे हैं, बाहर की तरफ पतले हैं। यह हवा के संपर्क में आके इंजन की गर्मी को हवा में स्थानांतरित कर देते हैं। दूसरा है जल शीतलन प्रणाली, वाटर कूलिंग सिस्टम। इस प्रणाली में इंजन को सामान्य तापक्रम पर अर्थात आदर्श तापमान बनाए रखने के लिए जल एवं कूलेंट का घोल प्रयोग किया जाता है। इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक व हेड के चारों तरफ वाटर जैकेट बने रहते हैं, जिसमें कूलेंट व एवं जल के घोल को वाटर पंप के द्वारा दबाव के साथ भेजा जाता है। इंजन के आगे रेडिएटर लगा रहता है, जिसके 6 भाग होते हैं। अब पहला है अपर टैंक, दूसरा लोअर टैंक, तीसरा रेडिएटर प्रेशर कैप, चौथा रेडिएटर कोर, पांचवा लीक ऑफ पाइप जिसको ओवरफ्लो पाइप भी कहते हैं, छठा है कूलेंट ड्रेन प्लग। इस प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व इंजन के तापमान को बढ़ाने के लिए लगा रहता है।
इसमें रेडिएटर के पास कूलिंग फैन लगा होता है जो कि वातावरण की ठंडी हवा को रेडिएटर कोर में लगे हुए फिन्स से होकर गुजारता है, जो इंजन की गर्मी को कम करने में सहयोग करता है। इस चित्र के माध्यम से आपको जल शीतलन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप यह पहले भाग को देख रहे हैं, प्रेशर रिलीज कैप अर्थात रेडिएटर कैप, थर्मोस्टेट हाउसिंग, पंप वाटर पंप, फैन कूलिंग फैन, एयर फ्लो, रेडिएटर, ड्रेन कॉक जिससे कूलेंट को समय अनुसार निकाला जा सके, बदला जा सके, ओवरफ्लो पाइप, कूलेंट अधिक हो जाए तो बाहर निकल सके, सिलेंडर ब्लॉक इत्यादि भाग इंजन में लगे होते हैं। वाटर पंप इंजन की शक्ति से चलाया जाता है। हवा और पानी के माध्यम से इंजन के तापमान को नियत बनाए रखा जाता है, अर्थात कार्यकारी स्ट्रोक तक तापमान नियंत्रित किया जाता है। प्रणाली दो प्रकार की होती है। थर्मोसाइफन शीतलन प्रणाली, यह प्रणाली पुराने समय की गाड़ियों में प्रयोग की जाती थी। थर्मोसाइफन शीतलन प्रणाली में वाटर पंप का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें रेडिएटर इंजन से ऊपर लगाया जाता था, जो कि एक वैज्ञानिक नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी हल्का होता है और पानी भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाता है, और गर्म पानी हल्का होने के कारण ऊपर उड़ जाता है। इस प्रकार पानी स्वतः ही ठंडा गर्म होकर रेडिएटर से वाटर जैकेट तथा फिर रेडिएटर में आता जाता रहता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, यह रेडिएटर है, यह इंजन ब्लॉक अर्थात इंजन ब्लॉक, हेड, अपर होज, रेडिएटर अपर टैंक, फिन्स, रेडिएटर परख नली, पतली नलियाँ जिसके माध्यम से कूलेंट लोअर टैंक में आता है, लोअर होज पाइप जिससे ब्लॉक से कनेक्ट रहता है। वाटर ठंडा होने की वजह से इस इंजन के लेवल के अनुसार ठंडा पानी नीचे स्थिर रहता है। जैसे ही इंजन के तापमान को अवशोषित करके पानी गर्म हो जाता है, वैसे ही यह अपर होज पाइप के माध्यम से रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंच जाता है। स्वतः यह चलता रहता है। यही चक्र थर्मोसाइफन विधि कहलाती है। बलकृत जल शीतलन प्रणाली, इस प्रणाली में पानी या कूलेंट को दबाव के साथ भेजने के लिए वाटर पंप का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर के लोअर टैंक का संबंध लोअर होज पाइप के द्वारा वाटर पंप से तथा अपर टैंक का संबंध अपर होज पाइप द्वारा सिलेंडर हेड में लगे थर्मोस्टेट हाउसिंग में रहता है। लाइट मोटर व्हीकल में हल्के वाहनों में लाइट मोटर व्हीकल में रेडिएटर के साथ कूलिंग फैन फिट किया रहता है, जिसे ईसीटी अर्थात इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर से कूलेंट का तापमान लेकर ईसीएम द्वारा चलाया जाता है। जबकि हैवी मोटर व्हीकल में वाटर पंप के शाफ्ट पर फैन लगा रहता है, जिसको इंजन की शक्ति से वी बेल्ट या फैन बेल्ट द्वारा चलाया जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि यह वी बेल्ट 3 पुल्लियों के साथ जुड़ा हुआ है,
जो कि इंजन की शक्ति से चलता है। बलकृत जल शीतलन प्रणाली की कार्यविधि हम जानेंगे, यह किस तरह से कार्य करता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इसमें वाटर या कूलेंट को दबाव के साथ इंजन में भेजा जाता है। कूलेंट इंजन की गर्मी को अवशोषित कर लेता है। जब इसका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड, पुरानी गाड़ियों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, आजकल की नई गाड़ियों में 98 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 98 डिग्री सेल्सियस से लेकर 108 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह चक्र जब तक इंजन का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाता, इंजन के अंदर कूलेंट ऐसे सर्कुलेट करता रहता है। जैसे ही 98 डिग्री सेल्सियस का तापमान कूलेंट का हो जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होना शुरू हो जाता है। कूलेंट रेडिएटर में कूलेंट अपर होस के माध्यम से रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है। फिर वह हवा फैन द्वारा खींचे गए हवा के माध्यम से इसके तापमान को कम किया जाता है। यही क्रिया हमेशा होती रहती है। अब हम जानेंगे शीतलन प्रणाली के घटक, कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के अब हम जानेंगे शीतलन प्रणाली के घटक, कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम। पहला, वाटर जैकेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाटर जैकेट इंजन के ब्लॉक और हेड में बना होता है, जहां पर वाटर पंप द्वारा दबाव के साथ कूलेंट को भेजा जाता है, जिससे इंजन की गर्मी को अपर होस के माध्यम से इंजन की गर्मी को अपर होस पाइप के माध्यम से रेडिएटर तक पहुंचाया जाता है। सिलेंडर हेड में बने वाटर जैकेट आपको दिख रहे हैं। सिलेंडर ब्लॉक में बने यह वाटर जैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट बने होते हैं, जहां पर कूलेंट सर्कुलेट करता रहता है। यह आपको 4 सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं तथा 4 पिस्टन दिखाई दे रहे हैं। सिलेंडर हेड में वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व तथा लुब्रिकेंट ऑयल सम्प पर गिरने कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए मार्ग बना होता है, जिससे इंजन के तापमान को आदर्श तापमान पर बनाए रखा जा सके। शीतलक अर्थात कूलेंट है, जिसके माध्यम से इंजन के तापमान को आदर्श तापमान में बनाए रखा जाता है। यह मार्केट में लाल और हरा रंग में मिलता है। इसको पानी के साथ मिलाकर ही इंजन में डालना चाहिए। तीसरा है शीतलन पंखा, कूलिंग फैन। यह कूलिंग फैन है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें पंखे बने हुए हैं और फैन मोटर है। कूलिंग फैन सराउंड जो कि रेडिएटर्स के साथ अटैच कर दिया जाता है। फैन वातावरण से आई हुई हवा को खींचकर इंजन की तरफ ढकेलता है, जिससे इंजन के बाहरी सतहों से इंजन की गर्मी को
वातावरण में छोड़ देता है। वाटर पंप, चौथा है वाटर पंप। यह वाटर पंप इंजन में कूलेंट को दबाव के साथ भेजता है। इसके निम्न भाग होते हैं। यह दिख रहे हैं आप हब, बेरिंग असेंबली, सील, हाउसिंग, इम्पेलर, गैस्केट। इसका लोकेशन आपको एक गाड़ी में दिखाया जा रहा है। यह है वाटर पंप, इंजन के ब्लॉक से अटैच है। पांचवा है रेडिएटर कैप। रेडिएटर कैप, यह आपको रिजर्वायर दिख रहा है। इसके रिजर्वायर के ऊपर एक काले रंग का ढक्कन दिख रहा है जो कि प्रेशर कैप है। प्रेशर कैप रेडिएटर में जो लगे होते हैं इस प्रकार के दिखाई देते हैं। इसमें दो वाल्व होते हैं, एक लोअर प्रेशर वाल्व, एक हाई प्रेशर वाल्व। इस प्रेशर कैप का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेशर कैप को कभी भी इंजन जब गर्म हो तब नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा यह घातक सिद्ध हो सकता है। छठा है रेडिएटर। रेडिएटर इस चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा है। रेडिएटर, यह रेडिएटर का अपर टैंक है। नीचे आपको लोअर टैंक दिख रहा है। इसमें सफ़ेद रंग का आप देख रहे हैं ड्रेन प्लग। ऊपर प्रेशर कैप लगाने का मार्ग है। यह पतली पाइप आपको दिख रही है। यह पतली पाइप ओवरफ्लो पाइप है। यहाँ पर एक होल दिख रहा है जो कि अपर होज पाइप के लिए है, जिसका कनेक्शन रेडिएटर होज पाइप थर्मोस्टेट हाउसिंग से कनेक्ट रहता है। लोअर होज पाइप वाटर पंप से कनेक्ट रहता है। इस चित्र के माध्यम से आप रेडिएटर के टाइप देख सकते हैं। रेडिएटर के टाइप है डाउन फ्लो और दूसरा है क्रॉस फ्लो। सातवां है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य इंजन के तापमान को बढ़ाने के लिए रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह वास्तविक थर्मोस्टेट वाल्व है। इसका कार्य आपको थोड़ा सा इसमें समझाएंगे। यह क्लोज्ड कोल्ड इंजन, जब ठंडी अवस्था में इंजन होता है, बंद होता है, तब थर्मोस्टेट वाल्व बंद होता है। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व हाउसिंग के पास एक बाईपास बना होता है, जिससे इंजन कूलेंट इंजन के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है। जैसे ही इंजन का तापमान 98 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है, वैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है और कूलेंट को रेडिएटर के अपर टैंक में अपर होज पाइप द्वारा भेजा जाता है, जिससे इंजन का कूलेंट का तापमान कम किया जा सके, आदर्श तापमान पर बनाया जा सके। आठवां है अंतर संबंध नली अर्थात इंटरकनेक्शन होज पाइप। अंतर संबंध नली, इंटरकनेक्शन होज पाइप आप इस चित्र में देख रहे हैं। जहाँ जहाँ पर ब्लैक रंग के होज पाइप लगे हुए हैं, जिनका कनेक्शन एक दूसरे से है। इस होज पाइप के माध्यम से कूलेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसे इंटरकनेक्शन होज पाइप भी कहते हैं या होज पाइप भी कहते हैं। शीतलन प्रणाली की कार्यविधि, वर्किंग मेथड ऑफ कूलिंग सिस्टम। इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न भागों को ऊपर ही आपको बता दिया गया है, जिसमें थर्मोस्टेट वाल्व होता है, अपर होज पाइप होता है, रेडिएटर, अपर टैंक, फिन्स, पतली नलियाँ,
लोअर टैंक, प्रेशर कैप, वाटर पंप, फैन तथा कूलेंट, जिनके माध्यम से इंजन के तापमान को आदर्श तापमान पर बनाया जाता है, अर्थात आदर्श तापमान पर रखा जाता है। इस सिस्टम में वायु शीतलन तथा जल शीतलन दोनों प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठंडा करने की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग। सिलेंडर की दीवार को दी जाने वाली गर्मी की मात्रा काफ़ी होती है और अगर यह गर्मी सिलेंडर से निकली ठंडा करने की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग। सिलेंडर की दीवार को दी जाने वाली गर्मी की मात्रा काफ़ी होती है और अगर यह गर्मी सिलेंडर से नहीं निकाली जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप चार्ज का पूर्व प्रज्वलन हो जाता है। इसके अलावा स्नेहक भी जल जाता है जिससे पिस्टन जब्त अर्थात जाम हो सकता है। अतिरिक्त हीटिंग इंजन के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। अतः सिलेंडर की दीवारों से अतिरिक्त गर्मी को नष्ट अर्थात निकालने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि कुछ सीमा से नीचे तापमान बनाए रखा जा सके। इंजन 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता है जिसे इष्टतम तापमान सीमा कहा जाता है। इष्टतम तापमान सीमा में इंजन की ओवरऑल दक्षता सबसे अधिक है। अब हम कूलिंग सिस्टम से संबंधित कुछ सावधानियों को जानेंगे। रेडिएटर में पानी व कूलेंट के घोल का स्तर प्रतिदिन चेक करना चाहिए। होज पाइप को कसने के लिए प्रयोग की गई होज क्लिप का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए क्योंकि गाड़ी चलने पर झटके इत्यादि लगने से यह ढीले हो जाते हैं जिससे पानी रिसने लगता है। रेडिएटर की जाली को समय समय पर धोते रहना चाहिए क्योंकि मोटर गाड़ी के चलते रहने अथवा खड़े रहने पर भी धूल इत्यादि जमा होती रहती है। होज पाइप, फैन बेल्ट या वी बेल्ट यदि कमज़ोर अथवा गल गए हों तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। रेडिएटर में सदैव पानी के साथ एंटीफ्रीज सॉल्यूशन जिसे कूलेंट कहा जाता है इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके कारण रेडिएटर की नालियों में पानी नहीं जमने पाता और ठंडे मौसम में भी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। रेडिएटर के अपर टैंक पर लगी प्रेशर कैप को खराब होने पर बदल देना चाहिए। अंत में प्रशिक्षण का सारांश आपको बताएंगे। डीजल इंजन शीतलन प्रणाली का उद्देश्य आपने पढ़ा, शीतलन प्रणाली व उसके प्रकार पढ़ा, शीतलन प्रणाली के घटक, शीतलन प्रणाली का कार्यविधि, ठंडा करने की आवश्यकता क्या है तथा सावधानियों से आप प्रयुक्त संदर्भ www.wikipedia.com, www.alibaba.com, www.cycleworld.com तथा सर्विस अकॉर्डिंग बुक्स बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से इस वीडियो को बनाया गया है। आज मैंने आपको डीजल इंजन शीतलन प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ
यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।